मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तबस्सुम बानू आप लोग को पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड पेपर होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। आप सबको पता है हर पेपर में 5 यूनिट होते हैं। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। तो परमाणु संरचना को जानने से पहले इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर से पहले अपन ये देख लेते हैं कि परमाणु है क्या, ये एटम्स होते क्या हैं। तो एटम्स होते क्या हैं इसको अपन सबसे पहले देख लेते हैं। तो एटम्स जो होते हैं उसको 1808 में जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने पहले दिया था। इन्होंने विचार किया कि हम जिससे मिलकर बने हैं या फिर कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो मिलकर बनी हुई हैं, तो जिस चीज़ से मिलकर बनी हुई है वो जो छोटी छोटी सूक्ष्म कण से मिलकर बनी हुई है। कोई भी चीज़ जो होती है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कण से ही मिलकर बनी हुई है। तो यही सूक्ष्म कण जो होते हैं उन्होंने इसका नाम दे दिया परमाणु, एटम्स। तो 1808 में सबसे पहले इसको जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने ये बताया कि परमाणु होता क्या है। तो परमाणु जो होता है वो छोटा से छोटा सूक्ष्म कण जो अविभाज्य होता है, जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। परमाणु एक इंडिविजुअल स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो कि एक छोटा सा सूक्ष्म कण जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये उदासीन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए 19वीं सेंचुरी में जब पहुँचे तो पता चला कि जो एटम्स होते हैं ये सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स परमाणु को अब डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर अपन देखें तो 1808 में जॉन डाल्टन ने तो बताया कि एटम्स मीन्स बोल दिया कि इन्होंने एक सूक्ष्म कण जो इंडिविजुअल होता है, जो अकेला होता है, जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये एक छोटा सा उदासीन होता है। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने नहीं बता पाया। तो फिर जैसे अपन आगे बढ़ते गए 19वीं सेंचुरी में पहुंचे तो 1897 में जे थॉमसन साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन, इन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इस तरीके से अपन लिख दे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स ये एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये पहले इन्होंने बताया था जॉन डाल्टन ने कि अविभाज्य होता है। ये उस टाइम तो सही था कि हम परमाणु को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो 1897 में पता चला, जैसे जे थॉमसन ने बताया कि जो एटम्स होते हैं इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम्स जो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों पार्ट से ये जो है एटम्स कंप्लीट होता है। तो जे थॉमसन ने कैथोड के प्रयोग के बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, कैथोड का प्रयोग किया, इसमें ऋण आवेशित कण उत्सर्जित होने लगे तो उन्होंने उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने बताया कि जो एटम्स हैं, ये हमने पहले ही बताया कि एटम्स उदासीन है। अब इसमें अगर एटम्स में ऋण आवेशित कण हो रहे हैं तो ये ऋण आवेशित कण के साथ साथ इसमें धन आवेशित कण भी होने चाहिए। तो जो धन आवेशित कण है उनका नाम इन्होंने रख दिया प्रोटॉन। तो इसमें 1917 में जब गए तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। उसके बाद फिर से 1932 में चैडविक इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। तो पहले तो जॉन डाल्टन ने बता दिया कि ये एटम्स मीन्स एक छोटा सा कण है, ये सूक्ष्म कण है।
जे थॉमसन ने बता दिया कि एटम्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो जे थॉमसन न्यूट्रॉन की खोज किए। 1970 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किए और 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अब इसके बाद इस रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम्स होते हैं, ये जो परमाणु होते हैं, इन सब का जो संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो एक केंद्र में निहित होता है। ये परमाणु है, इन सब का जो संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो एक केंद्र में निहित होता है। इस केंद्र को कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। इस केंद्र को कहते हैं अपन नाभिक कहते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो ये आपका कहलाता है ये इलेक्ट्रॉन। तो इनकी स्ट्रक्चर्स के में अगर अपन देखें तो एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो धन आवेशित होता है। एक एटम्स के संपूर्ण द्रव्यमान एक केंद्र पे डिपेंड है, एक केंद्र में निहित है, जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके चारों ओर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में गति करते रहते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होती है, कुछ स्पेस है। जैसे कि ये हमने लिखा न्यूक्लियस, अब यहाँ पे ये लिखे इलेक्ट्रॉन, ये हमने लिख दिया आपका न्यूक्लियस। ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, धनावेश के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इनके बीच में एक स्पेस होता है। और ये स्पेस जो होती है ये तभी संभव होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से वृत्ताकार कक्ष में गति करते रहता है। अब कोई भी आवेशित कण जिस पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मतलब इस पर ऋण आवेशित कण है, ऋण चार्ज है, तो कोई भी आवेशित कण जहाँ पे इसमें ये जब गति करते हैं तो इनमें ऊर्जा की कमी होने लगती है। मतलब कि कोई भी आवेशित कण जब वृत्ताकार कक्ष में इस तरीके से गति करता है तो उसमें ऊर्जा की कमी होती है। अब जब इसमें ऊर्जा की कमी होगी, ऊर्जा की ह्रास होगी, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आकर चिपक जाएगा। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भाई अब ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एंड में क्या आएगा, इस न्यूक्लियस के पास आके इसको चिपक जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। अब ये ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके बीच में स्पेस है। अब ये स्पेस है कैसे, इसको इस रदरफोर्ड ने नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आकर चिपक क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे स्पेस क्यों है, इसको इस रदरफोर्ड ने नहीं समझा पाया। तो रदरफोर्ड ने नहीं समझा पाया, फिर आए बोहर्स आए। बोहर्स ने इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों ओर जब घूम रहे हैं, जब ये वृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं, तो इनके पास इनकी जो ऑर्बिट में जो एनर्जी रहती है वो एकदम फिक्स होती है, इसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है। ना आप ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऊर्जा की कमी ही नहीं है, ना ही वृद्धि ही नहीं है, तो ये अपनी कक्ष में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और ये न्यूक्लियस के पास आकर नहीं चिपक पाते। तो रदरफोर्ड इसको समझाने में सफल नहीं हो पाए। तो इसको समझाने के लिए बोहर्स ने मॉडल दिया, जिसे एक नील बोहर साइंटिस्ट ने मॉडल दिया, जिसे अपन बोलते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर का परमाणु मॉडल। इसे नील बोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। नील बोर 1930 में। नील बोरे ने बताया कि ये जो एटम्स होते हैं इसके चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में आकर क्यों नहीं गिर पाते, इसका इन्होंने तथ्य दिया। जैसे कि हमने अभी बताया कि न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं। तो इन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे उसकी कक्ष कहते हैं। तो कोई भी धन आवेशित कण
न्यूक्लियस मीन्स धन आवेश की बात कर रहे हैं अपन। तो कोई भी धन आवेशित कण जब इस धन आवेशित कण के चारों ओर ऋण आवेशित कण जब घूमते हैं तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है वो उसकी कक्ष होती है। तो पहला पॉइंट इन्होंने बता दिया ऑर्बिट के बारे में। तो जहाँ पे ये घूमता है उसे अपन कहते हैं ऑर्बिट। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे कहते हैं अपन ऑर्बिट। ये आपका आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनकी ऊर्जाएं की स्तर होती है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो n इक्वल टू अपन 1 लिख दिए यहाँ पे। दूसरे वाले अगर ऑर्बिट में देख रहे हैं तो n इक्वल टू 2 हो जाएगी। इस तरीके से अगर तीसरा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो n इक्वल टू हो जाता है आपका 3। तो ये 1 2 3 इस तरीके से इनकी जो कक्षाएं होती रहती है। इस 1 2 3 को हम K L M N इस तरीके से डिनोट करते जाते हैं। तो नील बोले का तथ्य था, फर्स्ट पॉइंट तो इन्होंने बताया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उसे अपन कक्ष कहते हैं, उसकी कक्षाएं होती है। सेकंड पॉइंट बताया कि ऊर्जा का स्तर, इनमें ऊर्जा का स्तर से इस तरीके से 1 2 3 होता है, उसको अपन K L M N इस तरीके से डिनोट करते जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अपने ही कक्ष में घूम रहे हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ये अपने कक्ष में घूम रहा है तो इस कक्ष के अंदर इनमें पहले से ही ऊर्जाएं जो होती हैं संलग्न होती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसके अंदर पहले से ही ऊर्जा जो होती है वो फिक्स ऊर्जा होती है, जिसमें ना तो इसमें ऊर्जा की कमी हो रही है और ना ही इसमें ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से ये जो एटम्स होते हैं, ये जो पूरा एटम्स होता है वो एक स्थायी होता है। इसलिए परमाणु जो होता है वो स्थायी होता है। चौथा पॉइंट देखें अपन। चौथा पॉइंट में बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का जो वैल्यू है ये तो फिक्स है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फिक्स होती है उसी तरीके से उसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कोणीय संवेग होता है, उसका मान भी इसमें फिक्स होता है। तो कोणीय संवेग होता है आपका mvr इक्वल nh अपॉन 2π, जहाँ पे m मीन्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं, v इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में और r जो होती है उसकी त्रिज्या, h जो होती है ये प्लांक कांस्टेंट होती है। तो फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान फिक्स है उसी तरीके से उसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो उसका कोणीय संवेग होता है, उसका मान भी फिक्स होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया फिफ्थ पॉइंट कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन है, अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये उसकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट कहलाती है, उसकी मूल अवस्था कहलाती है। मूल अवस्था जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसे क्लियर कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट अगर अपन देखिए तो फिफ्थ पॉइंट में इलेक्ट्रॉन में जहाँ पे ऊर्जा है ये इसका कहलाता है ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो कुछ ऊर्जा को ये अवशोषित कर लेता है और ये जो है उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अपन और ऊर्जा दिए तो कुछ को अवशोषित कर लेता है, उसके बाद ये चला जाता है आपका एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होने के बाद ये एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था में जाता है। उत्तेजित अवस्था में जब जाता है तो ये उत्तेजित अवस्था जो होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण से ये फिर से अपनी वापस स्थिति में आते हैं। जब इसमें वापस अपनी स्थिति में आते हैं तो कुछ ऊर्जा जो होती है ये उत्सर्जित करते हैं। तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों में
चाहे वो मूल अवस्था के लिए बोले चाहे उत्तेजित अवस्था के लिए, तो दोनों ऊर्जा स्तरों का जो अंतर होता है ये उसमें अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा इसके बराबर होता है। तो इन दोनों की ऊर्जा बोल रहे हैं अपन जो डेल ई हो गया, तो ये लिखते हैं अपन डेल ई, इसके इक्वल में E1 E2 माइनस E1, यहाँ पे लिख दिया अपन E1 और ये हो गया आपका E2। तो ये जो ग्राउंड स्टेट होते हैं एक्साइटेड स्टेट होते हैं, मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉन की E1 और E2 का जो मान होता है वो फिक्स होता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में धीरे धीरे परिवर्तन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है एकदम से इसमें अचानक सडनली इसमें परिवर्तन सडनली एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन था वो इसमें धीरे धीरे परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें जब अपन ऊर्जा दिए तो एकदम से ये एकदम फास्ट जो होता है जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्रमिक परिवर्तन नहीं होता, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन नहीं होता। जब अपन उसको ऊर्जा देते हैं तो उसमें बहुत ही फास्ट जो होता है एक्साइटेड स्टेट में ये चला जाता है। ये था बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल के तथ्य थे। अब इसके तथ्य के सफलता के कारण देखेंगे। ये जो बोहर्स ने जो मॉडल दिया आइटम्स के बारे में, तो इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। तो इनकी सफलता के अगर अपन कारण देखें तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल देखेंगे तो मतलब इसकी बोहर्स की जो सफलता मिली तो इसके कारण देखेंगे, सफलता के कारण। फर्स्ट पॉइंट आता है सफलता के कारण में परमाणु का स्थायित्व। बोहर्स जो मॉडल दिया, इन्होंने जो एटम्स के बारे में बताया, इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। इनकी सफलता के कारण में फर्स्ट पॉइंट अपन देखें तो होता है इसमें परमाणु का स्थायित्व। परमाणु का स्थायित्व मीन्स ये जो एटम्स होते हैं ये बहुत ही अधिक स्थायी होते हैं। बहुत ही अधिक स्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वृत्ताकार कक्ष करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अपनी ही ऑर्बिट में, अपनी ही कक्ष में इस तरीके से घूमते रहते हैं, जहाँ पे इनकी जो एनर्जी होती है वो एकदम से फिक्स होती है। इसमें ना तो ऊर्जा में कमी होती है और ना ही वृद्धि होती है। इसलिए ये जो एटम्स होते हैं, ये जो परमाणु होते हैं वो स्थायी होते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें अगर अपन देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखा परमाणु का स्थायित्व। सेकेंड पॉइंट देखिए तो सेकेंड पॉइंट में होता है हाइड्रोजन के समान ही इसमें और अन्य जो स्पीसीज होते हैं जैसे कि हीलियम, लिथियम, इन सब की अपन गणना कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा भी अन्य स्पीसीज जैसे कि हीलियम, लिथियम, इन सब की गणना किया जा सकता है। इसमें गणना मीन्स हाइड्रोजन में nth तक के होते हैं, nth मीन्स हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन की अपन गणना कर सकते हैं, उसी तरीके से हीलियम, लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब की गणना अपन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट अगर इसमें देखिए, थर्ड पॉइंट तो इसमें थर्ड पॉइंट में आता है कि जितने भी एटम्स होते हैं उन सब में जो हाइड्रोजन का जो स्पष्टीकरण होता है उसे अपन स्पष्ट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट में लिखता है हाइड्रोजन का स्पष्टीकरण। हाइड्रोजन का स्पष्टीकरण, हाइड्रोजन के स्पष्टीकरण में हमने अभी बताया है कि हाइड्रोजन के स्पष्टीकरण बोल रहे हैं मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो उसकी निम्न अवस्था है, ग्राउंड स्टेट होती है। जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट में होती है इसको एनर्जी दी जाती है। यहाँ पे देखिए ये आपका है हाइड्रोजन, इसमें है आपका ग्राउंड स्टेट में है, मूल अवस्था में है। जैसे ही इसमें हम एनर्जी दिए, एनर्जी देते हैं ऊर्जा पाके, ये कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद ये एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो ये हो जाता है आपका एक्साइटेड स्टेट।
ये एक्साइटेड स्टेट अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इसकी ओर जो होते हैं पुनः अपनी वापस स्थिति में आने लगते हैं। जब ये पुनः अपनी वापस स्थिति में आते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसके कारण से इनकी जो ऊर्जा जो होती है वो इन अवशोषित या ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उनकी जो वैल्यू होती है वो डेल ई, यहाँ पे लिख देते हैं अपन डेल ई, इसके इक्वल में होता है आपका E2 माइनस E1। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट अगर अपन देखिए, फोर्थ पॉइंट इसमें है हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में। रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में इसलिए कि जब हाइड्रोजन जो होते हैं ग्राउंड स्टेट में होते हैं, फिर जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो जो उसमें स्पेक्ट्रम बनते हैं वो जिस दिशा में वापस जाते हैं वो उसी दिशा में वापस आएंगे। इसमें यहाँ पे लिख दिए अपन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ही दिखाएं। स्पेक्ट्रमी रेखाएं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं में बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के अगर हम स्पेक्ट्रम में कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, रेखाएं आएंगी। रेखाएं मीन्स जैसे कि अपन यहाँ पे लिखिए n = 1, n = 2, यहाँ पे लिख दिया n = 3 और ये हो गया आपका n = 4। जब हाइड्रोजन को अपन देखते हैं तो उसमें रेखाएं उत्पन्न होती हैं। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स की जो संख्याएं होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें कई सारी एटम्स होते हैं। तो कई सारी जब एटम्स होते हैं तो इनकी अगर स्ट्रक्चर देखें, इनकी जो रेखाएं देखें, ये इस तरीके से कई सारी रेखाएं बनाती है। कई सारी रेखाएं मीन्स हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जब है एटम्स, ये कई सारे एटम्स से मिलकर बना हुआ है। तो एटम्स को जैसे ही अपन इलेक्ट्रॉन गया तो ये अपने ग्राउंड स्टेट से होकर ये अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जब चले जाते हैं तो फिर ये वापस आते हैं। यहाँ पे जब ये वापस आएंगे तो जरूरी नहीं है कि ये जो स्पेक्ट्रम होती है, ये जो इसमें एनर्जी होती है, ये इस तरीके से 1 से 4 में गई है तो अब जरूरी नहीं है कि ये 4 से 1 में आए। हो सकता है कि n से ये 2 में आए, हो सकता है कि यहाँ पे 2 के बाद ये 1 में आए। तो इस तरीके से हाइड्रोजन में के स्पेक्ट्रम में रेखाएं अगर देखिए तो इसमें कई सारी रेखाएं होती हैं और ये एक रेखाएं जो होती है वो सीधी रेखाएं होती है। ये था इनके सफलता के कारण। अब ये अपन नेक्स्ट देखेंगे इनकी कमी। हाइड्रोजन की सफलता के कारण अपन देखिए जिस तरीके से इसके कई सारे सफलता मिली इन्हें, उसी तरीके से इनमें कुछ दोष भी हुई, इसकी जो कुछ कमी भी हुई। तो अब अपन देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इसकी लिमिटेशंस के बारे में, इसकी कमियां के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। फर्स्ट पॉइंट देखें, सफलता मिली, सफलता को तो अपन देख लिए, उसके बाद लेकिन इसमें फिर भी कुछ कुछ कमी रह गई। तो फर्स्ट पॉइंट इस कमी में बताया गया कि ये जो बोहर्स मॉडल है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा सकता है। अगर जैसे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर मान लो कि 5, 6, 10, 15 जितने भी इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर जहाँ पे एक से अगर अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये बोहर्स मॉडल जो होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो पहला कमी इसकी जो पहली लिमिटेशन हो जाती है कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की ये स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट अगर अपन देखें तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो रेखाएं होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन की रेखाएं होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अभी हमने देखा जो रेखाएं थी वो सीधी थी। तो इस अगर अपन सीधी थी एक ही रेखाएं बनती थी, लेकिन अगर अपन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें तो वो किसी भी हाइड्रोजन में किसी भी इलेक्ट्रॉन में एक ही रेखाएं नहीं होती है, उसमें कई सारी छोटी छोटी ये रेखाओं में विभक्त होते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि हाइड्रोजन के लिए अगर अपन देखें तो एक सिंपल सी सीधी रेखाएं होती है, लेकिन अगर अपन इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें तो
स्पेक्ट्रोस्कोप से जब अपन देखते हैं तो यहाँ पे इस एक रेखाओं के पास ही कई सारी इस तरीके से छोटी छोटी रेखाएं होती है। और ये रेखाएं होती कैसी है, मतलब इन्होंने तो बोल दिया कि एक ही रेखाएं हैं, लेकिन अगर अपन इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो एक रेखाओं के पास ही और कई सारी रेखाएं दिखाई देती है, इसलिए ये मॉडल्स में थोड़ी सी कमी आ गई। थर्ड पॉइंट अगर अपन देखें तो थर्ड पॉइंट में ये जो बोर्स का जो मॉडल होता है इसमें जो प्रकाश का दैतीय प्रकृति होता है, डुअल नेचर्स ऑफ, उसके लिए बोल रहे हैं एटम्स के लिए, तो जो इसमें दैतीय प्रकृति होती है, जो इसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत होता है उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो लिमिटेशंस में आप 2-3 ही देख लीजिए, 2-3 लिमिटेशन ही। उसके बाद इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में आपको और आगे पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।